प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय 10वीं कक्षा में प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे कृतिका पाठ 3 यानी साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया के द्वारा रचित पाठ एक यात्रा वृत्तांत हम पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें से परीक्षा की में एक प्रश्न जरूर आता है और हम बीच बीच में चर्चा भी करते रहते हैं। हमने पहले भी आपके पास वीडियो भेजे हैं। काफ़ी बड़ा पाठ है, ध्यानपूर्वक समझना है, एक एक घटना से जुड़ना है। जब तक आप एक एक घटना से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप पूरी तरह से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको पूरी तरह से समझना है, जुड़ना है। एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी में हमेशा बीच में से नई लाइन से एक प्रश्न बन करके आपके सामने आता है। इसलिए प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे यात्रा वृत्तांत और यात्रा वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पर आ गए थे कि किस तरह से मधु काकरिया वहाँ की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति, जनजीवन को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसका सब कुछ स्थगित हो गया, स्थिर हो गया और वह इस माया और छाया के जाल में इतनी फंस गई कि वह अपने आप को भी भूल गई, समझ नहीं पाई कि महानगरों में रहते हुए हमने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रकृति हमारे लिए कितनी नायाब और सुंदर व्यवस्था बनाती है। प्यारे बच्चों चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे अद्भुत खेल में भर भरा के देखती जा रही थी। प्रकृति मुझे सयानी समझदार बनाने के लिए, जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए तुली हुई थी। अर्थात मुझे बहुत कुछ प्रेरणा देने के लिए प्रकृति तैयार हो रही थी। धीरे धीरे धुंध, धीरे धीरे जो शब्द है वह व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक होता है। धुंध की चादर थोड़ी छटी, अब वहाँ पहाड़ नहीं, अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत बड़ी की मात्रा है। देखो दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे, मेरे सामने आ गए थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी क्योंकि वहाँ देखने का जो परिदृश्य था वह बड़ा आनंदमय था। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत स्वर्ग बिखरी पड़ी थी। नजरों के एक छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, बड़ाऊ की मात्रा दोनों में। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटी और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। और वहीं कहीं लिखा था थिंकरिंग। यहाँ पर आगे हम यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और आगे पढ़ते हैं। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी, आकाश, वायु सब में कितना घटित हो रहा था। लेखिका कह रही सतत प्रवाहमान झरने, लगातार बहते हुए झरने, रात और दिन बहने वाले झरने जो नदियों की गति को तीव्रता देते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ बहते, नीचे वेगते बहती तीस्ता नदी और वहाँ तीस्ता नदी बह रही थी, सामने उठती धुंध और ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रोड्रेडो। देखो कैसे लिखा जाता है, इन फूलों की चर्चा करनी पड़ेगी आपको। प्रियोता और प्रियुतो और रेडरोडे के फूल सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चेरीवेती चेरीवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके साथ बहता हमारा वजूद, अस्तित्व। ये हम पढ़ रहे थे। यहाँ से है संपूर्णता के उन क्षणों में पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, ये चलते रहना ही जीवन का सच्चा आनंद है। और संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य को इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी, बहुत निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करती हूँ, तभी वह अतीन्द्रिय, इंद्रियों से दूर संसार खंड खंड हो गया, सारा टूट गया। अर्थात वो परिदृश्य
बदल गया। वह महाभासु की टहनी सा टूट गया। दरअसल वास्तविक रूप से मैं मंत्रमुग्ध सी, मैं तंद्रिल अवस्था में, मैं ऊँघती हुई थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी। अचानक पाँवों पर एकदम रुकावट लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना की नुपुर अचानक टूट गए हों। ये हमने पढ़ा भी था, वैसे मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। नुपुर देखो कैसे लिखा जाता है, पाजेब। अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय अनुपम सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी वहां का जनजीवन। घुते आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल यानी कि पत्थर उखाड़ने का जो एक कुदाल होती है, कस्सी होती है, को भरपूर ताकत से साथ जमीन पर मार रही थी। कितना कठिन जो है तपस्या उनकी। बच्चे भी अपने शरीर पर हैं और मेहनत भी कितनी जबरदस्त है। वे हमारे लिए कर रही हैं, हमारे लिए टूरिस्ट स्पॉट बना रही हैं, रास्ता खोज रही हैं हमारे लिए। कितनी मेहनत करती हैं और कितना कम लेती हैं हमारे से। इतने स्वर्गिक सौंदर्य, इतने स्वर्ग भरे सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच इतने स्वर्गिक आनंद, स्वर्ग से भरा हुआ आनंद, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख और मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, उनकी जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। मातृत्व यानी कि पंक्ति को समझे, इस पंक्ति को, मातृत्व यानी कि मातृत्व भाव जो होता है अपने बच्चों को पालने का, अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, श्रम साधना, मेहनत, परिश्रम साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ, बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से मैंने पूछा, देखो उन 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 औरतों का कितना कठिन जीवन है, मातृत्व भी है और शारीरिक मेहनत भी है। वहीं खड़े बीआरओ, बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, एक बहुत सारगर्भित भाव से बताया, जिन रास्तों से गुजरते आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं, हिम शिखरों से अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वतों से देखने, वहां का दृश्य देखने जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़िन ने और चौड़ा बना रही है। ये अपनी मेहनत, कैसी मेहनत? शारीरिक मेहनत से पूरे दिन रात गर्मी, सर्दी, धूप लगी रहती है, बारिश, कितना कठिन कार्य है पहाड़ों के बीच। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये, बड़ा खतरनाक कार्य। मेरे मुंह से अकस्मात अचानक निकला, वह संजीदा हो गया, एकदम आश्चर्य में पड़ गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है, करना बड़ा मुश्किल है। पहाड़ों पर रास्ता बनाना कोई आसान काम नहीं है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है और फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक, जरा सी गलती, सीधे पाताल प्रवेश, और सीधे पाताल में गए। कितना कठिन कार्य है। वहाँ के जनजीवन के बारे में बताया। ये प्रश्न बनेगा आपके लिए कि वहाँ की पहाड़ी औरतें किस तरह से अपना जीवन जीती हैं, किस तरह से अपनी मेहनत के साथ गुजारा करती हैं, पेट भरती हैं। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, पहाड़ों पर रास्ता बनाना, थोड़ी सी गलती और नीचे बिल्कुल पाताल में चले जाएंगे, जीवन बचेगा नहीं। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किमी सरकार का बोर्ड लगा था, सिक्किमी सरकार, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ यू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताजुब करेंगे
पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, मौत को भी झुठला दिया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, अचानक मेरा मन का चैनल बदल गया, मन पीछे घूम गया अचानक। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां जो जंगलों में घूम रही थी। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाठे का मतलब छाले। कैसा जीवन है, कितना कठिन जीवन। एक ही कहानी कह रहे थे, एक ही कहानी हमें समझा रहे थे कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है, हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना वंचना एक तरफ। देखो सारी मलाई पठारी क्षेत्र, समतल क्षेत्र के लोग अर्थात महानगरों के लोग ले रहे हैं, और इधर क्या मिलता है इनको? आंसू दुख मिलता है, अभाव कमी मिलती है, पीड़ा मिलती है, धोखा मिलता है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे, ढूंढने लगे थे मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मुझे दुखी देख करके जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है। जितेन नार्गे गाइड बताने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई। अब लेखिका का क्या जवाब था देखिए। उसने जब ये कहा कि ये तो औरतें कहीं भी देख लेंगी, आप औरतें तो कहीं भी देख लेंगी, नहीं ये साधारण औरतें नहीं हैं, तब लेखिका का जवाब सुनना, ये देश की आम जनता ही नहीं, लेखिका कहती है जीवन के प्रति संतुलन भी है, यानी कि जीवन के प्रति संतुलन भी है, अर्थात प्रकृति में जो संतुलन बनाए हुए हैं वे इनकी वजह से है। कोई पढ़ाता है, कोई देश की रक्षा करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है, कोई सीमा रेखा पर रक्षा करता है, कोई कानून बनाता है, यानी कि अपने अपने कार्य में सब लगना एक जीवन के प्रति संतुलन होता है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग, ये बहुत कम लेकर, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। ये धन कम लेती हैं, पैसे कम लेती हैं, समाज को बहुत ज़्यादा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने के लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। यानी कि उनको देखकर लेखिका को खुशी हुई कि ये सब हमारे लिए ही तो कर रही हैं, और हम लगातार ऊंचाइयों में ई छोटी आती है बेटा, हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंड लेंगे, अर्थात घूमने वाले रास्तों से घूमेंगे, तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। ये भी वहाँ का जनजीवन है प्यारे बच्चों। बच्चों के बारे में क्या समझाया, औरतों के बारे में क्या समझाया। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा।
मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ बस कैसे काम करेंगे। यानी कि भारतवर्ष में भी लोग ऐसे रहते हैं। देखिए पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी चिकना बर्फीला पेट वाला बड़े पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है, बड़ा कठिन है। नीचे तराई में ले देकर बड़ी मुश्किल से एक स्कूल है, बड़ी मुश्किल से एक स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। ये वहाँ का जनजीवन है। और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, ये बच्चे देखिए कितने मेहनती हैं। पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या करते हैं, इसमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, अर्थात ढोर पशुओं को चराते हैं, जो पशु पालते हैं। पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के बारी बारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। इसका मतलब यानी कि जितेन नार्गे वहां का ही निवासी था। जितेन नार्गे वहां का निवासी था। वह वहां का एक गाइड था, एक सफल गाइड था। उसने बहुत कुछ जानकारियां दी। पानी भरते जंगल में लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। ये कह रहा है जितेन नार्गे। जितेन नार्गे वहां का निवासी था। प्रश्न भी आता है, मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, कि एक सफल गाइड के गुण बताइए, उसको क्या क्या आना चाहिए। यह आपके लिए प्रश्न है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। खतरा बहुत बढ़ गया था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे, संकरे बहुत छोटे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। यानी कि थोड़ी सी गलती और सीधे पाताल के अंदर सब कुछ तहस नहस नष्ट बनाया गया है। और बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, हम इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में चले जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी, समझा रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाइए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्थात आपका घर पर कोई इंतजार कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वे आपके ऊपर ही रुके हुए हैं, आपके ऊपर ही उनका गुजारा होता है। इसलिए गाड़ी को धीरे चलाएं। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी सूचना। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, जगह जगह लिखी चेतावनी, बड़े संकरे और बड़े मुश्किल भरे रास्ते। वी केयर मैन इंटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, बहुत बड़े बड़े याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले, प्राकृतिक ढंग से ये रक्षा कर रहे थे। घने घने बालों वाले याक अपनी रक्षा कर रहे। पहाड़ी और बर्फीले रास्तों में याक खड़े दिखाई देते। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चरा कर वापस लौट रही थी। वहां का जनजीवन। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे, बंडल थे, लकड़ियां तोड़ करके घर पर लेकर आ रही थी। आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या, मानवीकरण कर दिया संध्या का। उतरती संध्या में जीप जब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू सिक्किमी परिधान वस्त्र चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन। नदी की तरह उफान लेना मतलब बहुत युवा अवस्था में, यौवन अवस्था में, श्रम से मेहनत से दमकता गुलाबी उनका चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का, बिल्कुल लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग का
डूबते सूर्य की स्वर्णिम ओर बहुत सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में एकदम अचानक चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था, इतना सौंदर्य मेरे लिए देखना बड़ा मुश्किल था, असह्य था। कितना सौंदर्य था वहां के प्राकृतिक दृश्य का, कितना सुंदर था, कितना आनंद भरा था, कितना सौंदर्यपूर्ण था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक लेखिका ने वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बताया है और आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़कर आप आगे जो प्रश्न उत्तर आएंगे उनको स्वयं लिखेंगे। आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ साथ प्यारे बच्चों कॉपी भी बनाइए। बीच बीच में कठिन शब्द बहुत आ रहे हैं, कठिन शब्दों को याद करिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। कठिन शब्द याद करने समझने बहुत जरूरी है, अशुद्धियां दूर करनी है। धन्यवाद, नमस्कार।